अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल एक नए वीलाग और एक्सक्लूसिव मालूमात के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का पता चल गया। इस्लामाबाद में एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान क्यों हुकूमत पंजाब के पीछे पड़ गए हैं और कानों से धुआं निकाल रहे हैं। जो सुनता है वो कानों को हाथ लगाता है कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के इमाम थे उन्हें क्या हो गया है। दूसरी जानिब जो लब्बैक के मासूम कारकुनान हैं उनको एक दफ़ा फिर कुर्बानी का बकरा बनाने की साजिश रची जा रही है, जो काबिल तवज्जो और काबिल गौर मालूमात है। वो भी आज के वीलाग में डिस्कस मैंने करनी है। और आज ही के रोज़ चंद साल पहले जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जेल में थे तो पीटीआई के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा जो आज खुद जेल में हैं, उन्होंने हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के बारे में क्या कहा था और जब वो रिहा होकर आए थे तो क्या अपना वादा निभाया था, वो भी मालूमात और ख़बर जो है वो आज के दिन की मुनासबत से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे अहम बात जो मैं शुरू करने लगा हूं वो मुस्लिम लीग नून के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं काशिफ अवान साहब। अक्सर हमारी इनसे सोशल मीडिया पर बातचीत होती रहती है। ये मुस्लिम लीग नून के उन चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में से हैं जो खुलकर बात करते हैं। अगर कोई मंसूबा इनकी हुकूमत में परवान ना चढ़ रहा हो या इनकी हुकूमत किसी पॉलिसी को लेकर डी ट्रैक हो रही हो तो ये खुलकर उस पर तनकीद करते हैं। और ऐसी ही मुस्बत तनकीद जो है वो होनी चाहिए। हमें अपनी अपनी पार्टी क़यादत को कल्ट के रूप में पेश नहीं करना नहीं चाहिए, बल्कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो खुल कर उन पर तनकीद करनी चाहिए और मुस्बत तजावीज़ देनी चाहिए। तो बात शुरू करते हैं। स्मोक का सीज़न है तो मैं पिछले दिन लाहौर सियालकोट मोटरवे से अपने आबाई शहर की जानिब आ रहा था तो रास्ते में मुरीद के बाईपास जो है वहाँ पर आग लगी हुई थी और हुकूमत दावा करती है जी कि फसलों की बाकियात जो जलाएगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये एक्शन लिया नहीं जाता। ये वायलेशन होती रहती है। तो ये क्लिप वायरल हुआ तो इस पर काशिफ अवान साहब ने फिर अपना रद्द-ए-अमल दिया। और रद्द-ए-अमल मैं इसलिए आपको सुनवा रहा हूँ, वजह ये है कि जो मैंने बात की है कि बस सुम्मुन बुकमुन बनकर अपनी पार्टी क़यादत या हुकूमतों के पीछे ना लग जाया करें और उन्हें कल्ट ना बना लें जी कि ये फरिश्ते हैं, ये कोई गलती कर ही नहीं सकते, इनसे कोई गलती हो नहीं सकती। तो वो लिखते हैं कि फिर दोस्त पूछते हैं कि सियासतदानों की तारीफ में कलाबे मिलाने वाले पोस्ट पर मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, हमारी अगली नस्लों के लिए इससे बदतर की प्लानिंग करने वालों को देखकर मैं तो जिंदाबाद के नारे लगाने से रहा। यानी वो जो अपनी हुकूमत यानी नून लीग की हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो इनके दोस्त बकौल इनके ये कहते हैं कि यार ना किया करो। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ तो जो जुल्म हुआ है सो जुल्म हुआ है, अब हमारी अगली आने वाली नस्लों के साथ भी जुल्म करने की प्लानिंग और मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसे देखकर मैं चुप नहीं रह सकता और ना मैं जिंदाबाद का नारा लगा सकता हूँ। ये काशिफ अवान साहब हैं और इस तरह के जो कारकुन हैं वो हर जमात में होने चाहिए कि अगर उनकी पार्टी की आदत कुछ गलत करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए उन पॉलिसीज़ के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान का ये ज़रा बयान आप सुने जो मुल्तान में उन्होंने ख़िताब किया है और कहा है। फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और लब्बैक के कारकुनान के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उस पर बात करता हूँ। एक तजवीज़ आई थी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन होना चाहिए, तो मैंने कहा हजरत कन्वेंशन सेंटर से मामला आगे निकल गया है, अब तो किसी सड़क का नाम लो, किस सड़क पे हमने इकट्ठा होना है। हमें मजबूर न करो, अपनी आज़ादी और हुर्रियत के लिए, अपने मदरसे और मस्जिद की हुर्रियत के लिए, अपनी दाढ़ी और पगड़ी की हुर्मत के लिए मजबूर हो जाएं और पूरे मुल्क से सिर्फ मदारिस नहीं अवाम भी बात करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। कोई वक्त नहीं लगेगा,
24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे। मस्जिद और मदरसे की हुर्मत, इस पर मर मिटना आपकी तारीख है। आप आकर हमें कहते हैं हजरत मुझे तो 4 शेड्यूल में डाल दिया गया, जाए भाड़ में 4 शेड्यूल का। जी ये क्लिप सुना, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तैयारी पकड़ें और इस्लामाबाद हमसे दूर नहीं है, 24 घंटे की बात है, और साथ में 4 शेड्यूल को कहा कि भाई छोड़ो यार, ये क्या हुआ। असल में कभी शायद उन्होंने उस तरह 4 शेड्यूल देखा नहीं है जिस तरह के 4 शेड्यूल होते हैं, तो ये तो बातें कर सकते हैं। मौलाना ने जो इंतहाई अहम बात की है, वो बात की है कि जो मौलवी साहब सरकार के मुलाजिम नहीं, उसे क्यों 25,000 दे रहे हो, सवाए ज़मीर ख़रीदने के तुम्हारा कोई धंधा नहीं। हर वक्त सोचते हो मुल्ला का ज़मीर कैसे ख़रीदा जाए, हर वक्त सोचते हो मुल्ला का ज़मीर कैसे ख़रीदा जाए। कहते हैं अमारात सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है, फिर बादशाहत लाओ, जमहूरियत ख़त्म करो। मौलवी के लिए मिसाल है, निज़ाम के लिए नहीं। वैसे मौलाना की इस बात में तो लॉजिक है कि कहते हैं जी कि सऊदी अरब में ये निज़ाम चल रहा है, सरकारी खुतबे होते हैं, अमारात में सरकारी खुतबे होते हैं, तो वहाँ तो फिर बादशाहत है। तो अगर आपने ऐसा निज़ाम लाना है, मौलवियों के लिए ऐसा निज़ाम लाना है सिर्फ, तो फिर लाओ बादशाहत, और ये जो जमहूरियत वगैरह है, जो राग अलापा जाता है, इसे फिर ख़त्म कर दे। इस बात में तो मौलाना फजल रहमान की लॉजिक है कि भाईजान सिर्फ जो मुल्लाइज़्म है या जो मसाजिद या मदारिस है, उनके ख़िलाफ़ तो आप इक़दामात कर रहे हैं वैसे, और मिसालें देते हैं सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, लेकिन अपने मुल्क में फिर वो निज़ाम ले आओ, कोई बात ही ना करे। तो इसमें लॉजिक ज़रूर है। आज के दिन की ख़बर के हवाले से मैं बात करूँ, सेंटर इजाज़ जो हैं पीटीआई के 9 मई के सिलसिले में वो जेल में है, तो जब साद रिजवी साहब जेल में थे और पीटीआई के दौर में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो ये पीटीआई का जो मजहबी विंग है उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो इजाज़ चौधरी ने ये कहा था कि जब हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी रिहा होकर बाहर आएंगे तो ये गुलदस्ता लेकर उनके मरकज़ में जाएंगे, और फिर देखा, और हम भी वहाँ पर मौजूद थे, कि हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी जब रिहा हुए, ये ख़बर मैंने ब्रेक की थी 4 साल पहले, तो फिर इजाज़ चौधरी साहब बाकायदा उनसे मुलाकात करने मरकज़ गए थे लब्बैक के चौक यतीम खाना, और बाकायदा गुलदस्ता भी दिया था इजाज़ चौधरी साहब ने। आज इजाज़ चौधरी साहब खुद जेल में है, तो देखें दिन और रात इंसान के दरमियान कैसे बदलते हैं। उन्हें भी ये था कि अगर हमने लब्बैक के वोटर्स को नाराज़ किया तो फिर हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में हमारे पल्ले कुछ ना रहे, लेकिन एक तबका था पीटीआई में जो ये कहता था कि लब्बैक वालों को आप क्रश कर दें, ख़त्म कर दें, सफ़ाई हस्ती से मिटा दें। इजाज़ चौधरी साहब उनमें नहीं थे। जो बात हो रही है लब्बैक के कारकुनान के ख़िलाफ़ साजिश की, तो ये मेरे वीला का बेसिकली मौजू है। जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया था जी कि हाफिज़ साहब हुसैन रिज़वी का पता चल गया, वो पते से मुराद वो पता नहीं है, वो पते से मुराद ये है जो मैंने बताने लगा। ये है जी, मैं इमरान रियाज साहब, अब मैं इन्हें गीला तितर नहीं कहता, ना बटेर कहता हूँ। अब ये गिद्ध बनकर मुर्दार खाने की तैयारी कर रहे हैं, और व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे के साथ जो ये ग्रुप है मखसूस वायरस ज़्यादा ट्रेंड शेयर कर रहा है, और अपने वीलाग में भी मुसलसल ये मौजू बना रहा है। ये मौजू क्या है जी कि लब्बैक वाले पीटीआई को नाचने वालियों के बच्चे कहते थे। ये मौलवी छलांगे मारते थे कि इंज कर दियांगे ते उंज कर देंगे। उनकी औकात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई की तो एक औरत यास्मीन राशिद तक को ना तोड़ पाई, लेकिन यहाँ लब्बैक की सारी पार्टी ही टूट गई। ये कैसी रंगबाजी है। ये फिर एक उभारने वाली बात कर रहे हैं, और जो सदीक जान वगैरह हैं वो ये बात करते हैं जी कि नवंबर शुरू हो चुका है, और सुहेल अफरीदी साहब की जो है वो मनसूबाबंदी तैयार है, बड़ी प्लानिंग के साथ इस दफ़ा आएंगे, और वो प्लानिंग क्या होगी, इस्लामाबाद में नहीं आएंगे, सीधा पिंडी में आएंगे कप्तान को जेल से छुड़ाने। और इस दफ़ा माहौल भी बना हुआ है, पीटीआई के कारकुनान के साथ लब्बैक के कारकुनान भी मिल जाएंगे, और ये जो गीले तितर साहब हैं या बटेरे हैं, ये इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं कि इनको फिर उबारा जाए। तो मैं लब्बैक वालों से ये कहूँगा कि अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानें। ये एक तरफ से आपके साथ हमदर्दी जतला रहे हैं, दूसरी जानिब से ही ये फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। सुहेल फरीदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले,
وہ پنڈی نہیں پہنچ سکتا. پنڈی اگر پہنچا بھی تو بڑی لتر پریڈ ہونی ہے, اور جو اس کے ساتھ ساتھ آئے گا اس کو بھی لتر پریڈ ہونی ہے. تو یہ چاہتے ہیں جی کہ اس میں جو لبیک والے ہیں مل جائیں, اور اس طرح کے پھر ان کے حوالے سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ انج کر دیں گے, انج کر دیں گے. تو یہ کچھ ان سے ہو نہیں پا رہا. یہ 8 اکتوبر 9 اکتوبر کو بھی ان لوگوں نے یہی رنگ بازی کی تھی, نچن والیاں دے منڈے یا چیزیں, اور یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی. یہ ایک ٹریپ تھا. اب یہ پھر ایک ہنی ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مسلسل کرتے رہیں گے. یہ نومبر کے مہینے میں یہ ان گیلے تتروں کی, ان بٹیروں کی, ان پٹنیوں کی, ان للیوں کی جو ایک مضمون سازش ہے, اور باقاعدہ طور پر یہ اس ہنی ٹریپ کو رچا رہے ہیں کہ لبیک کے معصوم کارکنان پھر یہ جو, اور دوسری جانب جو مارچ کی تیاری ہے وہ مارچ مولانا فضل الرحمان نے اس کی بات کی ہے. میں نے کلپ آپ کو دکھایا تو حافظ سعد حسین رضوی کا پتہ چل گیا. اس پتے سے مراد پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے. لاسٹ انفارمیشن یہی ہے کہ وہ مانسہرہ میں ہی ہیں ابھی تک کی جو انفارمیشن. یہ پتے سے مراد یہ ہے کہ کسی کی چال, کسی کا طوطی بول جانا, اور کسی کے ارد گرد ہی تمام سیاسی معاملات کا گھومنا, یہ اس پتے سے مراد ہے. اور اس کو اس اینگل سے سوچیں, یہ دیکھیں یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو کانسپریسی ہے, یہ جو کانسپریسی نہ کہ ایک ہنی ٹریپ ہے, یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گلے تتر اور یہ سارا گینگ. ایک طرف آپ سے ہمدردی جتلائیں گے, دوسری جانب جوش دلائیں گے اور کہیں گے جی کہ ہنی ٹریپ, کیونکہ ان کے ساتھ تو لوگوں نے نکلنا نہیں ہے. یہ باہر بیٹھ کر صرف روز انقلاب لاتے رہیں گے, روز عمران خان کو جیل سے باہر نکالتے رہیں گے, اور پھر جب ان کا وہ ٹیوا درست نہیں ہوگا تو پھر نئے باتیں بنانے کی کوشش کریں گے. پھر کہیں گے جی کہ ڈٹ کے کھڑا ہے, جھک نہیں رہا نظام کے آگے. بھائی اسے نہ کوئی جھکانا چاہ رہا ہے, نہ وہ چاہ رہا ہے کہ تو بھائی ڈٹ کے نہ کھلو. وہ تو یہ چاہ رہے ہیں 9 مئی کی معافی مانگے, نہیں منگنی تو پھر اندر ہی رہے. یہ ہے ایک سادہ سا معاملہ. اور جو نوٹیفکیشن کی بھی انہوں نے دیکھیں, وہ بھی ان سب کی جو خبریں ہیں وہ باؤنس ہوئی ہیں. یہ پی ٹی آئی کے معصوم کارکنان کو چے بناتے رہے ہیں, چے بنائیں گے, پلے ان کے کچھ نہیں ہے. اب یہ آکسیجن لینا چاہ رہے ہیں لبیک سے, اور آپ انہیں یہ آکسیجن فراہم نہ کریے, بلکہ ان دوستوں کے روپ میں بیسیکلی دشمنوں کو پہچانیے گا, اور جہاں ممکن ہو ان کو کریٹیسائز کریں. جس طرح مسلم لیگ نون کے میں نے کاشف عوام کے شروع میں مثال دی ہے کہ بھائی جان وہ اپنی پارٹی کی غلط منصوبہ بندیوں کے خلاف اور پالیسیوں کے خلاف کھل کر بولتے ہیں. اور یہی میں درخواست کروں گا اپنے سننے والوں کو, یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے. چلیں ہم لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ہوا سو ہوا, اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ایسا نہ ہونے دیں. کلٹ پرستی سے باہر نکلیں. آپ کا کوئی لیڈر کہیں پر غلط ہے تو کہیں کہ ہاں آپ غلط ہو. میرے اس جملے کو غور سے سنیے گا. آپ کا لیڈر کہیں پر غلط ہے, چاہے وہ مذہبی جماعت ہے یا سیاسی جماعت ہے, تو کہیں ہاں آپ یہاں پر غلط ہیں, آپ نے غلطی کی ہے, آئندہ ایسی غلطی نہ دہرائیے گا. پھر تو آپ باشعور ہیں. اور اگر آپ صرف کلٹ پرستی میں اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارا جو لیڈر ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا, تو پھر انجام دیکھ لیں, اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی پھر آپ کو کوستی رہیں گی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.